हेलो नमस्कार दोस्त लोग का स्वागत है क्लासिक स्टडी सेंटर में। हम लोग कर रहे हैं कक्षा 9वीं का जीव विज्ञान और उसमें हम लोग पहला ही चैप्टर का सारे क्वेश्चन कर रहे हैं और पिछले वीडियो में अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर चुके थे। अब हम लोग करने वाले हैं लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगर आप लोग नोट डाउन कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और ये हम लोग एनसीईआरटी बाद में करेंगे, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं भारतीय भवन को, क्योंकि उसमें क्या है क्वेश्चन अधिक मात्रा में है। तो आइए लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला ही कौन सा है पढ़ लीजिए आप लोग, कौन सा क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे लघु उत्तरीय में हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो के प्रमुख कार्य बताइए। अगर आप बुक खोल करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सिर्फ जैसे राइबोसोम दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गुणसूत्र, इनमें किन्हीं दो का ही विश्लेषण बोल रहा है करने को, उनके कार्यों को लिखना है। हम क्या कर रहे हैं, आपको इनमें सारे जितने भी दिए हुए इनका सारे कार्य हम आपको बता देते हैं ताकि आप कोई भी दो लिख लेंगे। बात समझ में आ रहा? आइए करते हैं। तो हम राइबोसोम पहला है उनके कार्य। तो राइबोसोम का कार्य क्या होता है, ये प्रोटीन संश्लेषण कार्य करता है। अगर पूछे राइबोसोम कहाँ पाया जाता है तो रफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको पता ही है कहाँ पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया? RER जिसको बोलते हैं वहाँ पर होता है राइबोसोम। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है? आप कहेंगे सेलुलर शोषण एवं एटीपी उत्पादन या कोशिकीय ऊर्जा गृह भी से कहते हैं। आगे चलते हैं हरित लवक। हरित लवक का क्या कार्य है? प्रकाश संश्लेषण करना। बात समझ में आया? गुणसूत्र का क्या कार्य है? आनुवांशिक सूचना का वहन एवं संचरण करना। गोल्जी उपकरण का क्या काम है? गोल्जी उपकरण का काम है लिपोप्रोटीन का संश्लेषण, पैकेजिंग एवं स्त्रवण करना, जिसे ग्लाइकोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन आप कुछ भी लिख सकते हैं। दोनों ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन और इसका संश्लेषण पैकेजिंग और स्त्रवण में होता है। लिख लिए, आगे चलते हैं। आगे हम लोग का है रिक्तिका। क्या है? रिक्तिका, जिसे रसधानी भी कहते हैं। अच्छा, इसका क्या कार्य है? कोशिका में दाब बनाए रखना और भंडारण। दाब बनाए रखना और भंडारण नोट रखेंगे, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो समझिए आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, अगर आप आगे चल के कंपटीशन भी देंगे ना तो वहाँ आपको बहुत ही ज़रूरत हो जाएगा इन सब चीज़ों का। बात समझ में आ रहा? ये अगला है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? कोशिका को यांत्रिक सहारा एवं आकार प्रदान करना। ठीक है जी। अच्छा, कोशिका द्रव का क्या कार्य है? सभी जैव रासायनिक क्रियाएं यही होती है। कहाँ पर? कोशिका द्रव में। आगे है लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या कार्य है? अंतर कोशिकीय पाचन, मृत अंगों को नष्ट कर देना, मृत कोशिकाओं को नष्ट करना। ठीक है, या इसे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को पहला ही क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, आप लोग वीडियो पॉज कर लेंगे, उसके बाद इसको क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। चलते हैं, चलिए सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्या कह रहा है। तो आप कहेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार की कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। तो किस प्रकार की कोशिकाओं कहा जाता है? तो आप कहेंगे जिन कोशिकाओं में, अच्छा दिख नहीं रहा, लीजिए अब दिख जाएगा। जिन कोशिकाओं में सुस्पष्ट केंद्रक एवं झिल्ली युक्त अंग अनुपस्थित होते हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, जैसे जीवाणु, नीलहरित, शैवाल। ठीक है जी। अच्छा, चलते हैं आगे। चलें? अच्छा चलते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लिए? नोट डाउन करना ही है, बात समझ में आ रहा? नोट डाउन नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़। एक बार पढ़ देते हैं। जिन कोशिकाओं में सुस्पष्ट केंद्रक एवं झिल्ली युक्त अंगक अनुपस्थित होते हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, जैसे जीवाणु, नीलहरित, शैवाल। क्लियर है? आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, इसको जरा देखिए। 3 नंबर को क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन मेरे साथ आ चुका है। ये कह रहा है कि पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं, कौन कौन से?
पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर पूछा है। अगर डिटेल में पूछता तो वो भी हम कर लेते। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मल हमें बताना है, तो पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति, हरित लवक एवं बड़ी रसधानियां होती है, जबकि जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में केंद्रक लगभग मध्य में तथा लसिकाएं अधिक होती हैं। लसिकाएं इसको लिख लेंगे, इसे क्या लिख लेंगे? लसिकाएं। ठीक है जी, लीजिए इसे लसिकाएं। ठीक है, इसे लसिकाएं। ठीक है, चलिए आप लोग सही कर लिए। अब आगे चलते हैं, ये नहीं होगा है ना, ये इसको इरेज कर लेंगे। क्लियर है? आगे चलते 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें देख लीजिए क्या कह रहा है 4 नंबर में। आप कहेंगे कि यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें देख लीजिए, उत्तर है गोल्जी उपकरण न होने पर ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे लिपोप्रोटीन भी कह सकते हैं, का संश्लेषण पैकेजिंग नहीं होगी, लाइसोसोम नहीं बनेंगे, अस्त्राव नहीं होगा, कोशिका झिल्ली का नवनिर्माण रुक जाएगा। यदि गोल्जी उपकरण नहीं होगा तो क्या समझे आप? गोल्जी उपकरण न होने पर क्या क्या हो जाएगा? प्रोटीन, लिपोप्रोटीन का संश्लेषण बंद हो जाएगा, पैकेजिंग नहीं होगा, लाइसोसोम नहीं बनेंगे, अस्त्राव नहीं होगा, कोशिका झिल्ली का नवनिर्माण रुक जाएगा। ये सब हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? तो गोल्जी उपकरण होना बहुत ही आवश्यक है। बात समझे? चलिए आगे चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए? चलिए 5th नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए जरा, बहुत ही अच्छा है। कोशिका के किस अंगक को, क्या लिखा है? कोशिका के किस अंगक को बिजली घर कहते हैं और क्यों? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यही क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोर, क्या लिखा है? फॉस्फोरिलेशन द्वारा अधिक मात्रा में क्या करता है? एटीपी बनाता है। ठीक है जी, चलते हैं आगे 6 नंबर। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसमें क्या लघु उत्तरीय, क्या 2 अंकीय प्रश्न होता है, तो उसको ले लेते हैं बढ़िया से। कोशिका, क्या लिखा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं? क्या लिखा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं? आप लोग पढ़े होंगे, अंतःप्रद्रव्यी जालिका। ठीक है ना? अगर यहाँ ऐसे लिख देता अंतःप्रद्रव्यी जालिका तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में लिख देता। देखिए बहुत सारे क्या आ जाएगा, बहुत सारे ऐसे टर्म आएगा कि आपको इंग्लिश में ही लिख के देगा। साइंस में बहुत सारे टर्म क्या देता है? इंग्लिश में ही आपको लिख के देगा। तो इंग्लिश के टर्म थोड़ा सा आपको याद रखना है। अंतःप्रद्रव्यी जालिका ऐसे लिख के देता, कोई दिक्कत नहीं था। बताइए इसका, इसे है ना, कोशिका द्रव में उपस्थित झिल्लियों की जाल जैसी संरचना जो केंद्रक झिल्ली से जुड़ी रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा 7 नंबर। 7 नंबर बताइए क्या है? प्रश्न आप लोग पढ़ चुके हैं 7 नंबर में। अच्छा करिए तो। लवक कितने प्रकार के होते हैं, इनके कार्य क्या है? चलिए, तो लवक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। क्या लिखेंगे आप? ये मुख्यतः लवक 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक, ठीक है, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। कोशिश करेंगे इंग्लिश वाला टर्म ही आप हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरो, क्रोमो, ल्यूको, याद हो गया। अच्छा, हरित लवक। अच्छा, हरित लवक क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? रंग प्रदान करता है। जैसे आप फलों में, फूलों में अलग अलग कलर देखे होंगे, है ना? तो ये कलर, फल और फूल में अलग अलग कलर कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? भोजन भंडारण का कार्य करता है। ठीक है, स्टार्च, प्रोटीन ये सब क्या करता है? ये भंडारित करता है। क्लियर है? चलते आगे, याद रखेंगे इन सबको। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन जरा पढ़िए, बहुत ही बढ़िया है। क्या है 8 नंबर में? केंद्रकीय झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्रों का क्या कार्य है? तो केंद्रकीय झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्रों का क्या कार्य है कि नहीं? चलिए करते हैं इसको। तो केंद्रकीय छिद्र
आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आप लोग पढ़े हुए हैं, mRNA, tRNA, क्या है, राइबोसोमल सब यूनिट इत्यादि, यही सब होता है आनुवांशिक पदार्थ। तो केंद्रकीय छिद्र आनुवांशिक पदार्थ का केंद्रक से कोशिका द्रव में तथा प्रोटीन का कोशिका द्रव से केंद्रक में आवागमन कराते हैं। क्लियर है? ये नोट डाउन कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर, चले लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन भी कर लीजिए आप लोग कर लेंगे, है कि नहीं? चलिए, कर लेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। कोशिश करिए, हम बार बार नहीं कहेंगे, नोट डाउन करना अति आवश्यक है। नोट डाउन करिए, अच्छा रहेगा। जीन की आनुवांशिक इकाई क्यों कहते हैं? अच्छा, कई कई टीचर क्या करते हैं कि इन सब को जो है ना कराने के लिए पेड कोर्स वगैरह में आपको बुलाएंगे कि यहाँ आइए, यहाँ होगा। कोई दिक्कत नहीं, फ्री में आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब पे सारा कंटेंट आपको 9th 10th 11th 12th तक का हम यहाँ पे आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है? थोड़ा सा समय दीजिए, सारे कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है? चलिए, क्या है जीन की आनुवांशिक, क्वेश्चन पढ़िए। जीन की आनुवांशिक इकाई, है ना, जीन को आनुवांशिक इकाई क्यों कहते हैं? यहाँ को कर लेंगे, ठीक है? क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो जीन को आनुवांशिक इकाई क्यों कहते हैं? तो चलिए उत्तर दीजिए। तो क्योंकि जीन डीएनए का वह खंड है जो किसी एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की पूरी जानकारी रखता है। यह वंशानुगत लक्षणों की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, लिख लेंगे, लिख लिए। चलिए, पॉज करके लिख लेना है। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन? विसरण तथा परासरण में क्या अंतर है? तो विसरण, अच्छा देखिए, इनको लिखने का अलग टाइप है, ठीक है ना? अलग लिखने का भी तरीका है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? ये तो ऐसे लिखते हैं। एक साइड आप क्या करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो एक साइड आप क्या दे देंगे, विसरण। एक साइड ऐसे विसरण, विसरण दे दिए, और एक तरफ आप ऐसे फिर इधर क्या दे देंगे, परासरण। इधर क्या लिख देंगे, परासरण, है जी। और फिर इनका क्या लिखेंगे, अंतर लिखेंगे, है ना? इधर पहला, इसका भी पहला, ऐसे लिख के हम आपको क्लास में कराए हुए हैं। तो ये तो आप कर लेंगे आसानी से। थोड़ा दूसरे टाइप से लिख लिख करके लाए हैं। चलिए, इसको करिए। विसरण क्या है? किसी पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति क्या कहलाता है? विसरण। अपरासरण क्या होता है? केवल विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली के आर पार उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर गति। कोई दिक्कत है? चलिए, आगे चलते हैं। 11 नंबर, 11 नंबर पढ़िए क्वेश्चन जरा। जीवों में पदार्थों के परिवहन की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है भाई? तो उत्तर कर लेते हैं। कोशिकाओं तक पोषक तत्व, ऑक्सीजन पहुंचाने तथा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए पदार्थों का परिवहन आवश्यक है। क्लियर है? चलते आगे, 12 नंबर करिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्रोमोसोम तथा क्रोमेटिड में क्या अंतर है? तो चलिए बता दीजिए। तो क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम डीएनए एवं प्रोटीन का सूत्र जैसा संकु संकुलित रूप, ठीक है? संकलित होना चाहिए, ठीक है? संकलित रूप। क्रोमेटिड को देख लीजिए जरा। प्रतिकृति के बाद एक क्रोमोसोम के दो समान भागों में से प्रत्येक को क्रोमेटिड कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, चलते आगे। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन करिए। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? तो सुस्पष्ट झिल्ली युक्त केंद्रक। यहाँ पे जो है ना, इसको थोड़ा सा आप क्या करेंगे, ये जो यहाँ लिखा हुआ है IT एस, तो एस को स्मॉल में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? स्मॉल में। ठीक है जी, स्मॉल में लिख लिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ स्मॉल में एस को लिख लेंगे, ठीक है? समझ गए आप लोग? चलते हैं आगे। चलो, तो आगे पढ़ लीजिए, आगे क्या है। चलिए, सुस्पष्ट झिल्ली युक्त केंद्रक ITS, यानी राइबोसोम झिल्ली युक्त अंगक लीनियर क्रोमोसोम माइटोसिस या मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन। ठीक है? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य लक्षण यही होते हैं। ठीक है, चलते आगे। चलिए, अब आप देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। वायरस में सजीवों का लक्षण क्यों नहीं पाया जाता है? वायरस में
सजीवों का लक्षण क्यों नहीं पाया जाता है? तो आप कहेंगे क्योंकि वायरस में स्वतंत्र चयापचय नहीं होता है। ये केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही प्रजनन कर पाते हैं, अतः इन्हें सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। क्लियर है? अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे सजीव एवं निर्जीव के बीच में कड़ी का कार्य कौन करता है, तो आप क्या कहेंगे? वायरस। क्लियर है? चलते आगे 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन करिए, क्या है? तो 15 नंबर में है आपका चिकनी अंतःप्रदर्वी जालिका तथा खुरदुरी अंतःप्रदर्वी जालिका में मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर क्या है? जो खुरदुरी जो अंतःप्रदर्वी जालिका होती है, इसकी सतह पर राइबोसोम जुड़े रहते हैं। राइबोसोम जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जबकि चिकनी पर राइबोसोम नहीं होते हैं। यह लिपिड स्टेरॉयड संश्लेषण एवं डिटॉक्सिफिकेशन में सहायक होती है। क्लियर है? याद रहेगा? चलते आगे 16 नंबर देखेंगे। अब 16 नहीं है, अब हम लोग का दूर गया है कि 15 तक ही था लघु उत्तरीय, अब हम लोग का होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो अब कमर कस लीजिए, थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, है ना? थोड़ा नोट डाउन करने में आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी, कोशिश करिए नोट डाउन कर ही लें, है ना? आराम से करिएगा, ठीक है? चलते हैं, चलिए कर लीजिए। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला ही प्रश्न हम लोग का कौन सा होगा कि एक यूकैरियोटिक पादप कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एवं नामांकित आरेख चित्र बनाइए। तो ये तो सिंपल सा है, सिर्फ बोला चित्र बनाने। तो आप क्या करेंगे? हम तो भाई आसान सा काम कर लिए, सीधा आपके बुक से ही चित्र यहाँ रख दिए, हमें तो बनाना नहीं पड़ा, आपको बनाना पड़ जाएगा, तो आप बनाएंगे, ठीक है? आप बनाइए, वीडियो पॉज करके आराम से इस चित्र को बना लेना है, जैसा है एग्जैक्ट। बना लिए? चलते हैं। नाम भी लिख लिए? अच्छा, थोड़ा इधर कर दे, अच्छा बहुत बोल रहे इधर कर दो, लो ठीक है। तो चलते हैं सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर पढ़ लीजिए अब। पहला नंबर नोट डाउन कर लिए ना? हाँ, हम जानते हैं बहुत चित्र नहीं बनाया होगा। चलते हैं, तो चलिए कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देने वाली एक जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें भी वही कह दिया चित्र बनाइए, तो हम भी क्या है, हम तो बना दिए हैं, है ना? मज़ा आ रहा है हमको बनाने में ना? ऐसे ऐसे तो आप हज़ारों बना लेंगे, नहीं आपको नोट डाउन करना है ना? चलिए, तो दिख रहा है ना आप लोग को? क्लियर है? विजिबिलिटी क्लियर है? विजिबिलिटी है ना? बढ़िया से दिख रहा है, साफ साफ? बनाइए। बन गया? वीडियो पॉज करके बनाइए, ठीक है ना? चलिए, बन जाएगा। चलते हैं। तो अब हम लोग का होगा कौन सा? 3 नंबर। कहाँ है 3 नंबर? 3 नंबर, 3 नंबर, हाँ यहाँ है। आइए करिए इसको। हाँ जी, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन करिए, बहुत ही अच्छा है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। तो इनमें तो डबल काम आपका हो गया है ना, चित्र भी बनाना पड़ेगा। हाँ जी, चलिए करिए। तो थोड़ा वीडियो पॉज कर करके रिलैक्स हो करके आराम से करिए नोट डाउन, है ना? चलिए, प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक उत्तर क्या है? प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली एवं एक अंतः झिल्ली से चारों ओर से घिरी होती है तथा इसके बीच में एक तरल युक्त गुहा होती है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली से अनेक पदार्थ निकलकर माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में लटके रहते हैं, जिनको क्रिस्टी कहते हैं, तथा जिनमें कोशिकीय शोषण से संबंध एंजाइम मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा। इनमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं, जिससे अपना कुछ प्रोटीन बनाने में सक्षम होते हैं। नोट डाउन कर लिए? चलते हैं आगे, चलिए। अब थोड़ा सा आपको चित्र बनाना है, कष्ट तो दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कष्ट झेलिए, आगे मजे मजे हैं, है ना? चलिए, ये तो आसान है। चलिए, अब यहाँ देखिए, अब माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों को देखना है, ठीक है? देख लीजिए जरा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का पहला कार्य हम देखेंगे, इनमें उपस्थित कोशिकीय शोषण के एंजाइम के चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीजन, ठीक है, होता है। यहाँ ऑक्सीजन नहीं, सॉरी, यहाँ थोड़ा ऑक्सीकरण कर लेंगे, संपूर्ण ऑक्सीकरण, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा क्या कर लेंगे, ऑक्सीकरण यहाँ लिख देते हैं, ऑक्सीकरण। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीकरण।
क्लियर है। ऑक्सीकरण लिख लेंगे, लिख लिए, चलते हैं आगे। तो यहाँ ऑक्सीकरण रहने देंगे, है ना। कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। थोड़ा सा हो जाता है टाइपिंग में, चलिए। यहाँ देखेंगे आप, इनमें उपस्थित कोशिकीय शोषण के एंजाइम के चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप जीव के लिए ढेर सारी अति आवश्यक ऊर्जा मुक्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा गृह कहा जाता है। सेकंड नंबर देखेंगे, यह ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा रहता है। कोशिका नए यौगिक के निर्माण के समय एटीपी में संचित ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। क्रिस्टी से अंदर की झिल्ली का सतह क्षेत्र बढ़ता है। तो कोशिका के यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ देखेंगे, कोशिका की जो भीतरी दीवारें हैं इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी। क्या कहते हैं, क्रिस्टी, याद रहेगा। ये तो बाहरी झिल्ली है जी, ये अंतः झिल्ली है, ठीक है, अंदर वाली झिल्ली ये, और मैट्रिक्स अंदर वाला भाग ये क्या है, मैट्रिक्स, याद रहेगा। चलते हैं, तो अब आप नोट डाउन कर लिए, थोड़ा देख लीजिए। चलिए, वीडियो पॉज करके आप लोग आराम से कर लेंगे ना। चलिए, अब आप देख लिए 4 नंबर क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय का ये 4th नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी हम आपके बुक से ही ले लिए हैं। क्या है, सारे तो बुक से ही है। तो चलिए करिए इसको। तो यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर को स्पष्ट करें। तो यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर निम्न है। क्या है अंतर, जरा पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए, तो इसमें है कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है यह आध कोशिका है। इसका आकार प्रायः छोटा होता है, 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक। अच्छा, यूकैरियोटिक में देखेंगे, यह विकसित कोशिका है। इसका आकार प्रायः 5 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, चलते हैं। अब आप आगे देखेंगे 2nd नंबर, वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित। अच्छा, वहीं आप यूकैरियोटिक में देखेंगे, ये प्रोकैरियोटिक था, सॉरी, प्रोकैरियोटिक, और ये यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है। आगे देखेंगे 3 नंबर, 3 नंबर में क्या है कि प्रोकैरियोटिक में केवल जीवाणु एवं साइनोबैक्टीरिया मौजूद होते हैं। केवल जीवाणुओं एवं साइनोबैक्टीरिया में मौजूद होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक। अच्छा, सभी पादप, आप यूकैरियोटिक में देखेंगे सभी पादपों और जंतुओं में मौजूद होते हैं। अगला है 4 नंबर में, केंद्रिका नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में केंद्रिका पाया जाता है। क्लियर है। प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम पाया जाता है, यूकैरियोटिक में क्रोमोसोम अनेक पाए जाते हैं। क्लियर है। आगे 6 नंबर देखेंगे, अंतर में गोल्जी का माइटोकॉन्ड्रिया अंतःपरद्रवी जालिका नहीं पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में गोल्जी का माइटोकॉन्ड्रिया अंतःपरद्रवी जालिका नहीं पाए जाते हैं। वहीं यूकैरियोटिक में देखेंगे गोल्जी का माइटोकॉन्ड्रिया अंतःपरद्रवी जालिका पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में देखेंगे क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। वहीं यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में देखेंगे कोशिका विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। कोशिका विभाजन किस विधि द्वारा, विखंडन एवं मुकुलन द्वारा होता है। वहीं यूकैरियोटिक में देखेंगे कोशिका विभाजन माइटोसिस या मियोसिस के द्वारा होता है। क्लियर है। चलते हैं आगे, नोट डाउन कर लिए। चलिए, तो ये आपका हो गया कौन सा, 4 नंबर कंप्लीट। अब हम चलते हैं 5th नंबर की ओर। 5th नंबर पढ़ेंगे। 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्रोमोसोम की संरचना को सचित्र समझाएं, है जी। तो आप लोग नोट डाउन करेंगे। अच्छा, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। कर लिए इतना नोट डाउन, चलिए हो गया। चलिए कर लेते हैं अब आगे। तो इसमें पढ़ेंगे कि आप, चलिए दिख रहा है, चलिए दिखेगा क्लियर। सामान्यतः क्रोमोसोम बेलनाकार होते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम 3 भाग के होते हैं, पेलिकल, मैट्रिक्स तथा क्रोमेटिड। क्रोमोसोम का सबसे बाहरी आवरण पेलिकल कहलाता है। पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर है। अच्छा,
मैट्रिक्स में मैट्रिक्स में दो समानांतर कुंडली धागे के समान रचना होती है जो अर्धगुणसूत्र या क्रोमेटिड कहलाते हैं। प्रत्येक क्रोमेटिड में दो या अधिक अत्यंत महीन कुंडलित धागे के समान रचनाएं होती हैं जिन्हें क्रोमोनीमेटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनीमेटा इतनी अधिक घनिष्ठता से एक दूसरे से संबंध होते हैं कि वे एक ही दिखाई पड़ते हैं। क्रोमेटिड डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। इसी डीएनए के अणु के खंड जीन है जो क्रोमेटिड की पूरी लंबाई में दाने सदृश दिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब आगे है, थोड़ा पैराग्राफ चेंज कर लेंगे। अब लिखेंगे क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड एक स्थान पर सेंट्रोमियर के साथ के द्वारा एक दूसरे से संयोजित रहते हैं। सेंट्रोमियर एक महत्वपूर्ण रचना है जो क्रोमोसोम का आकार निश्चित करता है तथा कोशिका विभाजन के समय तर्कसूत्र से क्रोमोसोम को संलग्न करता है। सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण क्रोमोसोम दो भागों में बढ़ जाता है। दोनों बाहुओं के संधि स्थल एक संकुचन होता है जिसे प्राथमिक संकुचन कहते हैं। कभी कभी क्रोमोसोम बाहुओं में प्राथमिक संकुचन के अतिरिक्त एक अन्य संकुचन पाया जाता है जो द्वितीयक संकुचन कहलाता है। क्रोमोसोम का शीर्ष भाग टेलोमियर कहलाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लिए। अच्छा, आप कहेंगे आप तो पढ़ दे रहे, देखिए आपको सारे करवा चुके हैं क्लास में अच्छे से, है ना, डिटेल में पूरा चित्र बना के। अब बस क्वेश्चन करा रहे हैं तो क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करेंगे, उसको क्लियर कर लीजिए, है ना। तो थोड़ा सा रचना देख लीजिए आप लोग। रचना में क्या है, ये हमारा क्रोमोसोम है कि नहीं। इनका ऊपरी भाग टेलोमियर है ना, टेलोमियर। उसके बाद ये पेलिकल है, ये मैट्रिक्स है, ये सेकेंडरी कंट्रिक्शन है, ये मेरा क्रोमोसोम है, फिर प्राइमरी कंट्रिक्शन। याद रखेंगे, चित्र बना लेंगे। चलिए, अब आप लोग का हो चुका है, ये 5th नंबर था, है ना। चलिए, तो सचित्र वर्णन हम लोग कर लिए। अब आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये भी बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा बड़ा है तो इसको भी कर लेते हैं। केंद्रक का कार्य क्या है, सचित्र चित्र सहित इनकी संरचना का उल्लेख करें, है कि। तो चलिए करते हैं इनको भी। तो इनके उत्तर में देखेंगे केंद्रक का कार्य। पहले क्या पूछा है, केंद्रक का कार्य, तो हम केंद्रक का कार्य ही पहले देख लेते हैं। केंद्रक का क्या कार्य है। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष या मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका के लगभग सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब आप देखेंगे कि इनके कार्य को अच्छे से, तो अनुवांशिक सूचना का भंडारण। केंद्रक में डीएनए होता है जो क्रोमोसोम के रूप में संगठित रहता है। डीएनए में कोशिका के सभी प्रोटीन बनाने की जानकारी होती है। ठीक है, सेकंड नंबर देखिए। सेकंड नंबर में जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण। यह तय करता है कि कौन सा जीन कब और कितनी मात्रा में सक्रिय होगा। क्लियर है। 3 नंबर में है आरएनए संश्लेषण। तो डीएनए में एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए का निर्माण केंद्रक में ही होता है। ठीक है। 4th नंबर देखेंगे, कोशिका विभाजन का नियंत्रण। माइटोसिस और मियोसिस के दौरान डीएनए का सही विभाजन सुनिश्चित करता है ताकि पुत्री कोशिकाओं को सही आनुवंशिक सामग्री मिले। 5th नंबर में देखेंगे, कोशिका के सभी चयापचय कार्यों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण। इसमें क्या है, क्योंकि सभी एंजाइम और प्रोटीन अंततः केंद्रक द्वारा नियंत्रित जीन से बनते हैं। अब हम लोग देखेंगे केंद्रक का कार्य हो गया है। अब संरचना देखेंगे। क्या देखेंगे, संरचना। तो इनकी संरचना किस प्रकार से होती है वो भी देखिए। तो संरचना होती है, केंद्रक की संरचना निम्न भागों से मिलकर बनी होती है। पहला भाग है न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। अच्छा, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप में दोहरी झिल्ली क्या क्या होता है देख लीजिए। चलिए, दोहरी झिल्ली यहाँ दिख रहा है आप लोग को। चलिए, दोहरी झिल्ली होता है,
बाहरी झिल्ली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है। इसमें न्यूक्लियर पोर होते हैं जिसे आरएनए और प्रोटीन का आवागमन होता है। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे सेकेंड नंबर में न्यूक्लियोप्लाज्म। इनका क्या कार्य है? केंद्रक के अंदर का जेल जैसा द्रव है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस और विभिन्न प्रोटीन घुले रहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा में। अच्छा, अब अगला जो हम लोग का संरचना में, केंद्रक का संरचना में, वह है क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन जो होता है डीएनए हिस्टोन प्रोटीन, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन का जाल होता है। अंतरावस्था में फैला हुआ रहता है क्रोमेटिन। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन संघनित होकर क्रोमोसोम बनाता है। वहीं क्रोमेटिन दो दो प्रकार के होते हैं, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फोर्थ नंबर देखिए, न्यूक्लियस। क्या लिखा है? न्यूक्लियस केंद्रक का सबसे घना और गोल भाग होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? केंद्रक का सबसे घना और गोल भाग होता है। आरएनए का संश्लेषण और राइबोसोम की सब यूनिट का निर्माण यही होता है न्यूक्लियस में। इनमें कोई झिल्ली नहीं होती है। आमतौर पर 1 से 4, आमतौर पर 1 से लेकर के 4 तक होते हैं न्यूक्लियस। उसके बाद क्रोमोसोम देखें। केंद्रक की अब रचना में एक बचता है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम कोशिका विभाजन के समय दिखता है। और मनुष्य में कितना क्रोमोसोम पाया जाता है? 46। और जोड़े में देखेंगे तो 23 जोड़े। क्लियर है? अब थोड़ा आपको चित्र भी देख लेना है। चित्र कैसे बनाना है? चित्र आपको हम हिंट दे रहे हैं, ऐसे बनाना है चित्र। चित्र आप कुछ इस प्रकार बनाएंगे। क्लियर है? बना लेंगे चित्र, वीडियो पॉज करेंगे, चित्र बना लेंगे। ठीक है, चलते हैं। अब अगला नंबर, तो ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था हम लोग का? नंबर थोड़ा देख लीजिए, 6 था या 7 नंबर क्वेश्चन था, बताइए आप लोग। तो आप कहेंगे ये था 6 नंबर। ठीक है, चलते आगे। अब आप देखेंगे 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि कोशिका झिल्ली पदार्थों के परिवहन में किस प्रकार अपनी भूमिका अदा करती है। तो इस प्रश्न को थोड़ा देखिए। उत्तर में हम लोग देखेंगे कि कोशिका, उत्तर देख लीजिए, कोशिका झिल्ली पदार्थों के परिवहन में निम्नलिखित तरीकों से अपनी भूमिका निभाती है। पहला है चयनात्मक पारेगम। तो चयनात्मक पारेगम, झिल्ली अर्ध पारेगम होती है, इसी बोलते हैं चयनात्मक पारेगम झिल्ली। अर्थात कुछ पदार्थों को अंदर बाहर जाने देती है, कुछ को रोक लेती है। वहीं आगे देखेंगे, आगे सेकंड नंबर निष्क्रिय परिवहन, जिसे बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, बिना ऊर्जा खर्च के सरल विषरम छोटे अणु जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आसानी से लिपिड परत से गुजर जाते हैं। थर्ड नंबर क्या है? अच्छा, इसका और भी कुछ कार्य है। सुकर विसरण। कौन सा है? सुकर विसरण मतलब फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ग्लूकोज, एमिनो अम्ल जैसे बड़े अणु चैनल प्रोटीन या वाहक प्रोटीन की मदद से बिना ऊर्जा के प्रवेश करते हैं। क्लियर है? चलते हैं। 3 नंबर में देखेंगे सक्रिय परिवहन, ऊर्जा एटीपी खर्च करके सोडियम पोटेशियम जैसे वाहक प्रोटीन सांद्रता विपरीत आयनों को पंप करते हैं। ठीक है, चलिए। अब फोर्थ नंबर पढ़ेंगे वाहिकामय परिवहन। तो अंतर्ग्रहण, कोशिका बाहर के बड़े कणों या द्रव को झिल्ली के अंदर लेती है। बहिर्गमन में देखेंगे हार्मोन, एंजाइम आदि कोशिका से बाहर निकाले जाते हैं। फिर अब लास्ट बचता है झिल्ली प्रोटीन की भूमिका। तो इसका क्या है? चैनल प्रोटीन, वाहक प्रोटीन और पंप और रिसेप्टर विशेष पदार्थों के परिवहन को नियंत्रित करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन था। वीडियो पॉज कर लेंगे, आराम से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये हम लोग का 7 नंबर था। अब आगे देखेंगे आगे कौन सा होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग का, चलिए, तो इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। अब आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं 1 या 2 करके जो प्रैक्टिकल टाइप से है, तो उसको अगर आप नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ तक अगर आप लोग चैप्टर आप लोग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, रिवाइज करिए, है ना। अब अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन विद आंसर के साथ। चलिए, मज़ा आया आप लोग को, वीडियो अच्छा लगा तो क्या करेंगे, लाइक एवं सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को शेयर भी कर देंगे। चलिए, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। धन्यवाद।